नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU एडुकेट 24/7 चैनल में। जैसा कि हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य से जुड़े रहने के लिए समाज के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। जैसा कि प्रेम सप्ताह चल रहा है और हम सभी इस प्रेम उमंग में पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, तो मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं किसी कवि की। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता कि खत में रखते थे कलेजा निकाल कर। तो दोस्तों, ऐसे खुश रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि इससे 2 वीडियो मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम यूनिट 1 की बात कर रहे थे, हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन परंपरा और लोक साहित्य, जिसमें हमने 2 विषय में बात कर ली थी। साहित्य का इतिहास क्या होता है और इतिहास लेखन परंपरा क्या होती है। आज हम बात करेंगे साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य, काल विभाजन और नामकरण पर। इतिहास लेखन परंपरा में हमने विभिन्न विद्वानों के इतिहास ग्रंथों के नाम, उनके प्रकाशन वर्ष, उसमें क्या विशेषताएं हैं, इन सभी चीजों पर मैंने चर्चा कर ली थी। मैंने उसमें कुछ प्रश्न पूछे थे जिनका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में अभी तक नहीं दिया है, इसलिए जल्दी से जाइए और उसका कमेंट बॉक्स में उसको उत्तर दीजिए। आइए तब तक दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग, हिंदी साहित्य, काल विभाजन और नामकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया और सबसे पहला काल विभाजन करने का प्रयत्न किस विद्वान ने किया? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान, जो सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसको समझने से पहले मैं यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट में एक चीज लिखी हुई है, जिन 4 पॉइंट है, आप ध्यान दीजिए। इसको हम एक शीर्षक दे देते हैं। यहाँ पे शीर्षक लिखना छूट गया है मुझसे कि काल विभाजन कितने आधार पर किया जाता है। तो काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में 4 प्रकार के काल विभाजन किए गए हैं। पहला कर्ता के आधार पर, दूसरा प्रवृत्ति के आधार पर, तीसरा विकासवादिता के आधार पर और चौथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। पहला कर्ता के आधार पर। क्या कर्ता? क्या जो व्यक्ति काम करता है वो कर्ता कहलाता है। कुछ विद्वान ऐसे हुए जिनके नाम पर ही उस युग का नाम रख दिया गया, जैसे प्रसाद युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग। जब आप आधुनिक काल पढ़ेंगे तो इसमें कुछ प्रमुख युगों के नाम आपको दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त प्रवृत्ति, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है काल विभाजन की दृष्टि से, जैसे भक्ति काल, रीति काल, संत काव्य परंपरा, प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ सकती हैं। विकासवादिता क्या? जो डार्विन का विकासवाद हमने साइंस में पढ़ा है, वैसे ही इस प्रकार से विकास की श्रेणी में, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तथा चौथा पॉइंट है सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर, जैसे राष्ट्रीय धारा, स्वतंत्रोत्तर काल, स्वच्छंदतावाद। इन जैसे विभिन्न नामकरण हिंदी साहित्य में किए गए। हमने ये समझ लिया कि मुख्य रूप से 4 आधारों के आधार पर काल विभाजन किया जाता है। अब पहले बात कर रहे हैं हम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जिन्होंने सबसे पहला प्रयत्न किया काल विभाजन करने का हिंदी साहित्य में। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान, जो सन 1888 में प्रकाशित हुआ। इस इतिहास ग्रंथ में केवल प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर काल विभाजन किया गया और इन्होंने लगभग 11 खंडों में, इस 11 खंडों में 11 भागों में इसको बांटा, एक एक करके। जैसे पहला नाम दिया चारण काल, जो इसको उन्होंने माना है सन 700 से 1300 ईस्वी के मध्य। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। इसको हम अगर देखें तो ये वही भक्ति काल की ही बात हो रही है, लेकिन भक्ति काल के अंतर्गत इन्होंने देखिए अलग अलग विषय में बांट दिया, जैसे कि प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। देखिए, किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए हमें इतिहास भी जानना अति आवश्यक है। जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम उस साहित्य का सही आकलन नहीं कर सकते। जैसे आपको यहाँ पर कुछ शब्द से स्पष्ट हो रहा है, जैसे मुगल दरबार, मुगलों के शासन काल के बारे में बातचीत होती है कि जब मुगल का शासन किससे शुरू होता है? बाबर आता है, बाबर से ही मुगल सल्तनत की स्थापना होती है। और बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब,
इसके बाद भी उत्तर मुगल काल आता है जिसमें विभिन्न प्रकार के शासकों ने शासन किया, लेकिन उनके काल में साहित्य रुका नहीं था, वहां भी साहित्य लिखा जा रहा था, बस उसकी प्रवृत्तियां अलग अलग थी। तो ये मुगल दरबार के समय की बात इसमें दिखाई देगी। आप यहां भी देख रहे हैं कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विभिन्न विदेशी कंपनियां भारत में आई, आप भी जानते हैं। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की समुद्री मार्गों के द्वारा। उसके बाद विभिन्न कंपनियां भारत में आई, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, आप जान रहे हैं महारानी विक्टोरिया ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और उसके बाद जब पूर्ण रूप से अंग्रेजों का शासन भारत में हो गया तो क्या स्थिति थी साहित्य की, किस प्रकार के साहित्य लिखे जा रहे थे, राष्ट्रीय चेतना से संपन्न साहित्य लिखे जा रहे थे, उन सारी चीजों का उल्लेख इसमें होता है। देखिए अब हमें इनमें सारी चीजें तो हमें याद नहीं करनी है, जो चीजें आपको दिमाग में रखनी है वो क्या है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 भागों में लगभग पूरे इतिहास काल को बांटा है और चारण काल इसमें इन्होंने प्रमुख नाम दिया। कभी कभी पूछ देता है आदिकाल को चारण काल कौन विद्वान कहते हैं, किस विद्वान ने कहा है, तो चारण काल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। दूसरी चीज, इसी चारण काल में इन्होंने 9 कवियों का उल्लेख किया है। कभी कभी पूछ देता है चारण काल के अंतर्गत डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने कवियों का उल्लेख किया, 9 कवियों का मैंने नाम लिखा हुआ है। पुष्प कवि, कुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज, शारंगधर। बहुत ज्यादा इनसे नहीं पूछता है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले काल विभाजन करने का प्रयत्न किसने किया, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। कितने कवियों का सम्मिलित किया इन्होंने चारण काल के अंतर्गत, 9 कवियों को। देखिए दोस्त, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं किसी चीज को, तो उसके पीछे उद्देश्य है कि मेरा उद्देश्य है कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। दूसरा काल विभाजन मिश्र बंधुओं ने करने का प्रयत्न किया, लगभग 5000 कवियों का उल्लेख करते हैं। काल विभाजन करने का भी अलग तरीका अपनाते हैं, जैसे आप 1913 में आया मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न हर जगह से है, मिश्र बंधु विनोद द्वारा लिखा गया। मिश्र बंधु विनोद किसका इतिहास ग्रंथ है, मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ है। कब प्रकाशित हुआ, 1913 में प्रकाशित हुआ। अब इन्होंने अलग अलग तरीके से इसमें काल विभाजन किया हुआ है। जैसे प्रारंभिक काल, इसके अंतर्गत तो इन्होंने 2 भाग बांटे। पूर्व प्रारंभिक काल जिसमें संवत 700 से 1343 विक्रमी, दूसरा उत्तर प्रारंभिक काल संवत 1344 से 1444 विक्रमी। दूसरा माध्यमिक काल, इसमें पूर्व मध्यकाल और प्रौढ़ मध्यकाल। माध्यमिक काल जो 1445 से 1560 विक्रमी, संवत 1561 से 1680 विक्रमी। तीसरा अलंकृत काल नाम दिया, जिसको 2 भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। संवत 1681 से 1790 विक्रमी, संवत 1791 से 1889 विक्रमी। इसके बाद इन्होंने 2 और भागे, 5 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से बांटा। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। परिवर्तन काल के अंतर्गत इन्होंने विभिन्न कालों का उल्लेख किया है। संवत 1890 से 1924 विक्रमी और वर्तमान काल संवत 1926 से अब तक। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछता है, उसमें कमी क्या रही। इन्होंने हर काल के नामकरण को करने की किसी एक प्रवृत्ति या एक बिंदु को ध्यान में रखकर नामकरण नहीं किया है। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अब ये देख रहे हैं विकासवादिता के दौर पर चल रहे हैं कि जो डेवलप हो रहे हैं आदिकाल से, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे विकासवादिता की, वही देखने को मिले। प्रारंभिक काल और उसके बाद माध्यमिक काल। तीसरा जो इनका नामकरण है अलंकृत काल, इन्होंने आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर इसका नाम कर दिया। यहाँ विकासवादिता को ध्यान में रखा, यहाँ आंतरिक प्रवृत्ति। परिवर्तन काल नाम देना एक प्रकार से विद्वानों ने उसको असंगत माना है, और इसमें परिवर्तन काल में विभिन्न प्रकार के इन्होंने कालों का बताया है वर्णन, जिसमें कालों की संख्या अत्यधिक ज्यादा है, इसलिए इसको बहुत विद्वानों ने असंगत घोषित कर दिया है कि परिवर्तन काल नाम देना उचित नहीं है। अब आपको प्रश्न कहां से उठेगा, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया, प्रारंभिक काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को क्या नाम दिया, अलंकृत काल नाम दिया या अलंकृत काल। इसको 2 नाम आपको ध्यान रखना है। अभी मैं फिर से एक बार आगे जब वीडियो बढ़ेगा तो हम उसमें बात करेंगे आपसे क्या विभिन्न विद्वानों द्वारा कौन किस किस काल को क्या नाम दिया गया है। अभी मैं यहाँ तब तक थोड़ी मोटी चर्चा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको ध्यान रखना है, 5 भागों में बांटा है। सबसे इंपॉर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इतिहास ग्रंथ लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सन 1929 में प्रकाशित होता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन करने के सबसे वैज्ञानिक और विधेयवादी पद्धति में इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा, और इनके काल विभाजन करने के दो प्रमुख आधार थे, एक थे प्रधान प्रवृत्ति और दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि। इन दो बिंदुओं को ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्षों के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे भी मैंने लिखा है और नीले रंग से लिखा है, ब्लू कलर से, उसमें जो इन्होंने मुख्य नाम दिए उसको बताया है मैंने। और ये प्रारंभिक, जिसको आपको समझने के लिए, आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा, आधुनिक काल को गद्य काल कहा। दोस्तों, आपको मात्र इनका ध्यान में रखना है। काल विभाजन, इसका समय आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है समय याद करना, बहुत कठिन नहीं है। आपको एक बार खाली याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। जैसे संवत 1050 से 1375 विक्रमी, संवत 1375 से 1700 विक्रमी, संवत 1700 से 1900 विक्रमी और संवत 1900 से 1984। शुरुआत याद कर लीजिए, एक बार अंत याद कर लीजिए बस। जैसे क्या है, 1050 याद कर लीजिए, 1375 एक याद करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीधे जो अंत वाला है उसको पहले ला दीजिए। 1375 से 1700 विक्रमी, 1700 से लेके आइए 2 साल बढ़ा दीजिए, ठीक है, 1900 विक्रमी, संवत 1900 से 1984 विक्रमी। अब देखिए यहाँ पर एक बात आप लोग जानते होंगे, आप लोग विद्वान लोग हैं, ठीक है, संवत से ईस्वी में कैसे बदलेंगे और ईस्वी से संवत में कैसे बदलेंगे, ये ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, इसी चीज को जैसे 1050 लिखा हुआ है, ये संवत में लिखा हुआ है, संवत 1050 विक्रमी, अगर इसको ईस्वी में लिख रहेगा तो 57 घटा देगा इसी में से, ठीक है, 57 घटाएगा तो कितना आएगा, 933 ईस्वी आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसी 33 बोल गया मैं, 993 ईस्वी में अगर हम 57 जोड़ेंगे तो 1050 विक्रमी आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को मुख्य रूप से प्रवृत्ति और ग्रंथ की प्रसिद्धि के आधार पर किया था, इसमें 4 भाग बांटे थे। हिंदी साहित्य में पहला भाग उन्होंने बताया वीर गाथा काल, जो आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी। उसी प्रकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए काल विभाजन किया। इनके हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। जैसा कि शुक्ल जी ने क्या किया है, संधि काल और चारण काल, ये जो इन्होंने रामकुमार वर्मा जी ने किया है, इस दोनों को उन्होंने सम्मिलित रूप से जोड़ लिया है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो लगभग 1050 से 1375 ईस्वी मानते हैं शुरुआत, मतलब हिंदी साहित्य की शुरुआत लगभग 1050 संवत 1050 से मानते हैं वो। लेकिन इन्होंने क्या किया है, संधि काल एक नाम दिया, संधि काल जिसकी शुरुआत ये मानते हैं संवत 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी के बीच में, और दूसरा चारण काल संवत 1000 से 1375 विक्रमी, ठीक है। इन दोनों रूप को आदिकाल हम कह सकते हैं। आदिकाल में इन्होंने 2 भाग बांट दिए, संधि काल और चारण काल। इसके पीछे कारण भी बहुत से हैं। संधि काल कहने का वहां पर मतलब जैसे प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट, विभिन्न भाषाएं थी जिनके सम्मिलित साहित्य में संधि काल और चारण काल में मुख्य रूप से मिलते हैं, ठीक है। अगर तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रमी, रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रमी और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। ये दोनों काल का काल विभाजन अगर आप देखें तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के काल विभाजन से मिलता है, संवत 1375 से 1700 विक्रमी और 1700 से 1900 विक्रमी। दूसरे विद्वान है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, जिनका इतिहास है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन्होंने मुख्य रूप से 3 काल में विभाजित किया हिंदी साहित्य के इतिहास को, प्रारंभिक काल, मध्य काल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल कब से मानते हैं, सन 1184 से 1350 ईस्वी। मध्य काल को 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1500 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल सन 1500 से 1837 ईस्वी। आधुनिक काल को इन्होंने दिया है सन 1857 से 1965।
1857 नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहीं से शुरू होता है 1857 से। जो बुक अत्यधिक विद्वानों ने भी आपको बताते हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स हो या कोई भी आपको सजेस्ट करता है, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास जो संपादित है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब अधिकतर विद्यार्थी इसी पुस्तक को पढ़ते हैं और उनके दिमाग में ये चीजें आपके दिमाग में होती हैं कि वो ईस्वी सन में है और हम इसको कैसे सुधारेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब लगभग वही चीज है, आपको यार परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने आदिकाल पहला विभाजन किया, आदिकाल जिसको 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक मानते हैं, भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक मानते हैं, रीत काल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक मानते हैं और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। इसके अतिरिक्त इन्होंने आधुनिक काल के अंतर्गत जो काल विभाजन थे उसका भी वर्णन किया, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावादोत्तर काल जिसमें प्रगति प्रयोगवाद और नवलेखन। पुनर्जागरण काल को आप भारतेंदु युग कहते हैं, ठीक है। ये सन 1900, जैसे आप डॉक्टर नगेंद्र को याद करना बहुत आसान है, आप एक बार 7वीं से 14वीं, 14वीं से 17वीं, 17वीं से 19वीं, मतलब 7 से 14, 7 साल का अंतर पहले वाले में आदिकाल में, 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं सदी से 19वीं से 17वीं सदी के मध्य तक, और रीतिकाल 17वीं सदी से के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक, और आधुनिक काल के अंदर इन्होंने विभाजित किया पुनर्जागरण काल, जिसको आप भारतेंदु काल भी कहते हैं। इसका समय देते हैं 1857 से 1900 ईस्वी। जब हम आधुनिक काल पढ़ेंगे, भारतेंदु युग पर जब आएंगे तो इसको क्यों ये समय दिया गया, इस पर हम जरूर बात करेंगे। 1857 कहीं कहीं मिलता है, कुछ विद्वान इसको 1850 ईस्वी से मानते हैं शुरुआत। जागरण सुधार काल जिसको द्विवेदी युग कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा, सन 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद सन 1918 से 1938 ईस्वी। इसके बाद छायावाद के बाद जो समय आया, जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, उसको इन्होंने छायावादोत्तर काल के अंतर्गत रख दिया, जिसमें प्रगति प्रयोगवाद जो प्रयोग काल है वो सन 1938 से 1953 तक है, और नवलेखन काल सन 1953 से अब तक। प्रयोगवाद आएगा, प्रगतिवाद आएगा जब हम आधुनिक कविता पढ़ेंगे तो इन सब चीजों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 पुस्तकों के नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तो इनमें 2 पुस्तकों का उल्लेख आपको मिलेगा। बच्चन सिंह जब आचार्य शुक्ल के बारे में कुछ कहते हैं तो एक आलोचनात्मक किताब है बच्चन सिंह की, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी एक पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को समझने के लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया समीक्षा ठाकुर की, 1996 आया तो 1996 में बच्चन सिंह की किताब आई थी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो मित्रों, जैसे कि हमने ये पूरी चीजें आपको मैंने बताई, कुछ प्रमुख काल विभाजन आपको बताए, जिनमें मैंने डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, जिसमें मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ का काल विभाजन याद कर लीजिए, जो आपको अत्यधिक परीक्षाओं में पूछा जाएगा। मैं आपको फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। आदिकाल जिसको वीरगाथा काल कहते हैं, उसका समय मानते हैं संवत 1050 से 1375 विक्रमी। दूसरा, बातों ही बातों में याद हो जाएगा, आप चिंता मत करना है उसमें। आदिकाल जिसको हम वीरगाथा काल कहते हैं, संवत 1050 से 1375। भक्ति काल जिसको पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, उसका समय क्या है, संवत 1375 से 1700 विक्रमी। और इसके बाद जो उत्तर मध्यकाल जिसको रीत काल उन्होंने नाम दिया, संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और आधुनिक काल संवत 1900 से 1984 विक्रमी। आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को याद रखकर आप मुख्य रूप से डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन को ही ढंग से समझ सकते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का भी काल विभाजन लगभग उन्हीं जैसा है। आपको मुख्य रूप से शुक्ल जी का आप याद कर लीजिए, और कुछ विद्वानों ने कुछ अलग, जैसे पहला काल विभाजन किसने किया ये पूछता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला काल विभाजन करने का प्रयत्न किसने किया, तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया।
अभी तक हमने काल विभाजन पे बात कर ली है, अब हम नामकरण पे बात करेंगे। तो विभिन्न जो काल हैं उनके विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न नामकरण किए गए हैं। जैसे सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा प्रश्न जिसे पूछे जाते हैं वो है आदिकाल के नामकरण को लेकर। तो आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या क्या किया गया है, मैंने लाइन से लगभग जो प्रसिद्ध है मैंने उनको लिख दिया है। चारण काल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। अब यहीं पे देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। प्रारंभिक काल मिश्रबंधु, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल कृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आदिकाल आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राज्य और अभ्रंश काल बच्चन सिंह। दोस्तों जो आदिकाल का समय है वो युद्ध और मारधाड़ का समय हम कह सकते हैं। बहुत अत्यधिक लड़ाइयां हो रही थी, एक अव्यवस्थित साम्राज्य व्यवस्था थी। जैसे कि 704 ईस्वी में केंद्र में जो हर्षवर्धन की शासन, महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद हम राजनीतिक परिस्थितियां देखें तो गहवार, चंदेल, परमार और चौहान विभिन्न राजवंश अलग अलग हो जाते हैं विभाजित रूप से। और आप जैसे कि जान रहे हैं कि पहले राजपूतों या विभिन्न राजाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं को लेकर था। जैसे एक स्वयंवर होता था जिसमें राजा किसी नायिका से विवाह रचाता था और उस स्वयंवर को लेकर कई बार युद्ध हो जाते थे, अपने राज्य विस्तार को लेकर युद्ध हो जाते थे। और वह आक्रांता भी हमारे भारत पर आक्रमण कर रहे थे। 10वीं शताब्दी के करीब में महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी ने कई बार भारत पर आक्रमण किया। तो ये समय एक प्रकार से युद्ध का काल का समय रहा है। तो जैसे मैं एक एक चीज पे बात करने चल रहा हूं यहाँ पर। चारण काल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं। चारण एक प्रकार के कवि हुआ करते थे जो देश भाषा या लोक भाषा में कविता करते थे और राजाओं का उत्साह वर्धन करते थे। कभी कभी वो झूठी प्रशंसा भी राजाओं की करते थे। आश्रयदाता कवि होते थे, राजाओं की के आश्रय पर अपना जीवन यापन करते थे तथा उनके युद्धों का कुछ कल्पना से अतिरेक होकर, कल्पना के साथ साथ उसमें अत्यधिक उत्साह से वो उनको भरने के लिए कभी कभी कल्पना का अत्यधिक प्रयोग करके अपनी कविताओं का उल्लेख करते थे। तो उसमें उनको चारण कवि या भाट कवि कहलाते थे। आचार्य शुक्ल ने भी इनको अपने इतिहास ग्रंथ में कहा है कि उस समय का जो समय था उसमें चारण कवियों की अति आवश्यकता थी जो बार बार राजा को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। और कुछ चारण कवि तो स्वयं एक योद्धा भी होते थे और युद्ध भूमि में भी जाते थे और राजाओं के साथ युद्ध करके उस सजीव चित्रण उसका वर्णित करते थे। तो इसे चारण कवि उसमें कहा गया। प्रारंभिक काल मिश्रबंधु, विकासवादिता की तरह से आपने मैंने बताया था कि एक आधार है उसमें विकासवादिता। तो प्रारंभ शुरू हो रहा है वहां से हिंदी साहित्य का लोग मानते हैं। दोनों प्रारंभिक काल। बीज वपन काल एक अच्छा नाम और अधिकतर प्रश्नों परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न कि बीज वपन काल आदिकाल को किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज वपन, बीज माने क्या? सीड, जो मतलब हम बो रहे हैं। वपन मतलब यहीं से हिंदी साहित्य का बीज बोया गया या साहित्य जो हिंदी साहित्य लिखा गया यहीं से प्रारंभ होता है। तो इसलिए इसको हम एक प्रकार से मोटा मोटी समझ सकते हैं कि बीज वपन काल कहा गया। मित्रों क्योंकि जो भी प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव आएंगे, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं आएंगे, इसलिए हम बहुत ज्यादा विस्तृत तौर से इन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो खास बिंदु है उनको हम छोड़ भी नहीं रहे हैं। जैसे वीर गाथा काल सर्वाधिक इसी पर चर्चा की गई कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी। अब शुक्ल जी ने जो भी बात की उसके पीछे तर्क दिया। तो उन्होंने मुख्य रूप से 12 पुस्तकों के नाम बताते हैं जिसके आधार पर वो कहते हैं कि हम इसको वीर गाथा काल नाम दे सकते हैं। जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से 4 जो किताबें हैं वो अभ्रंश भाषा में और तथा जो 8 किताबें हैं वो देश भाषा के रूप में विस्तृत की बताई है इसमें। जैसे विजयपाल रासो, नल सिंह, हमीर रासो, सारंगधर, कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति। अब ये दोनों अभ्रंश में लिखी गई है, आप जान रहे हैं। विद्यापति का नाम आते हुए आपको मैथिल कोकिल याद रखना है, इनकी उपाधि है, ठीक है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका के अतिरिक्त इन्होंने पदावली भी लिखी है, विद्यापति की पदावली। अब देखिए विजयपाल रासो, और इन पर हम जब आदिकाल पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से बात करेंगे। यहाँ पर शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया, क्यों दिया, इसके पीछे उन्होंने कारण दिया। अत्यधिक रासो ग्रंथ लिखे गए
रासो ग्रंथ अलग अलग विद्वानों ने रासो शब्द का अलग अलग अर्थ माना है, वो हम आदिकाल में चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे आदिकाल। तो अब शुक्ल जी ने वीर गाथा काल क्यों कहा, क्योंकि इसमें अत्यधिक इन्होंने देखा कि वीर रस प्रधान कविताएं लिखी गई, जिसमें थोड़ी बहुत श्रृंगार रस का भी योगदान रहा, लेकिन अधिकतर कविताएं वीर रस से प्रधान है, उसमें युद्धों का चित्रण है। अब कई बार क्या है कि शुक्ल जी ने, देखिए अब जैसे पृथ्वीराज रासो की बात करें तो शुक्ल जी से पहला महाकाव्य मानते हैं, और पहला महाकवि चंद्रवरदाई को मानते हैं, प्रथम रचना को अप्रमाणिक मानते हैं। वो खुद ही कहते हैं ये एक प्रकार का जाली ग्रंथ है। अब चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि थे, उन्होंने उनकी वीरता का वर्णन पृथ्वीराज रासो में किया है। इसके आधार पर शुक्ल जी ने इसका नाम वीर गाथा काल दिया है। वीरों की गाथा का काल, मतलब अत्यधिक जो वीर ग्रंथ लिखे गए, वीर रस प्रधान उत्साह प्रधान ग्रंथ लिखे गए, इसलिए इसको वीर गाथा काल नाम दिया। आपसे प्रश्न पूछता है कि शुक्ल जी ने किन 12 पुस्तकों का उल्लेख किया है, तो आप ये नाम जानने रखिए, जिसमें से पूछ सकते हैं कितनी अभ्रंश भाषा में है, तो 4, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तलता और कीर्त पताका। इसके अतिरिक्त देश भाषा में मुख्य रूप से डिंगल और पिंगल उस समय प्रचलित थी। डिंगल क्या है, राजस्थानी और अभ्रंश का मिश्रण है, वो डिंगल कहलाएगा, और ब्रज भाषा और अभ्रंश का जो मिश्रण है वो पिंगल कहलाएगा। डिंगल जो भाषा होती थी वो वीर रस प्रधान भाषा होती थी, अत्यधिक उसमें वीरता के जो ग्रंथ लिखे जाते थे उसमें डिंगल भाषा का प्रयोग होता था, और जो पिंगल भाषा थी उसमें सौम्य और कोमल ग्रंथ लिखे जाते थे, श्रृंगार प्रधान ग्रंथ लिखे जाते थे, वो पिंगल कहलाते थे। जैसे खुमान रासो दलपति विजय, विशल देव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट, जयचंद्रिका मधुकर भट्ट, परमाल रासो जगनिक, इसको आल्हा खंड भी कहते हैं, विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो की रचना है। ये 12 ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने इसको वीर गाथा काल नाम दिया। अब दूसरा नाम देखिए, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल शांकृत्यायन। जरूर ये प्रश्न पूछा जाता है, सिद्ध सामंत काल कौन कहते हैं, पंडित राहुल शांकृत्यायन कहते हैं। सिद्ध सामंत काल, आप ध्यान से देखिए, सिद्ध भी है सामंत भी है, और एक समय सामंत माने राजा, सिद्ध माने सिद्ध कवि हुए, जो बौद्ध धर्म में अगर देखें तो धार्मिक स्थिति भी हमें देखनी पड़ेगी इस काल में। तो जो वेदों वैदिक परंपरा चली आ रही थी, उसके साथ बौद्ध जैन धर्मों का भी प्रचार प्रसार हो रहा था, उनका विस्तार हो रहा था, लोगों का वैदिक धर्मों से उन्मुख वो हो रहे थे धीरे धीरे, और वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ भी आकर्षित हो रहे थे। तो सिद्ध सामंत काल, सिद्ध कवि, जैसे पहले सिद्ध कवि है सरप्पा, जिनको राहुल शांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि भी माना है। सामंत माने राजा, सिद्धों और सिद्ध माने एक प्रकार से मान सकते हैं आप कवि और राजाओं का काल आप एक प्रकार से। वीर काल, जो हमने बता दिया, वीर ग्रंथ लिखे जा रहे थे, वीरता के ग्रंथ लिखे जा रहे थे। संधि काल एवं चारण काल। संधि काल क्यों, क्योंकि कई भाषाओं का मिश्रण है। संधि मतलब एक साझेदारी, जो शाब्दिक अर्थ हम देखें तो साझेदारी का होता है। तो इसमें क्या है, जैसे प्राकृत, अभ्रंश और देश भाषाओं का मिश्रण, ठीक है, संस्कृत भाषा भी है, साथ में अगर देखें तो विभिन्न राजवंश भी है, विभिन्न प्रकार के कवि भी हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म का सम्मिश्रण भी है। तो संधि काल और चारण काल नाम दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल, जो सर्वाधिक उपयुक्त और सर्व विद्वानों द्वारा माना गया है, आदिकाल हरिप्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया। आदि मतलब प्रारंभिक, पुराना, तो आदिकाल वहीं से प्रारंभ होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। आधार काल सुमन राजे, इनका भी नाम से स्पष्ट है कि इन्होंने उसको बेस मान लिया है कि यहीं से हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ होता है। अभ्रंश काल बच्चन सिंह, अत्यधिक रचनाएं जो हमें मिलेंगी, चाहे वो हमीर रासो हो, कीर्तलता, कीर्त पताका, या फिर पुष्पदंत की रचना हो, स्वयंभू की रचना हो, ये अधिकतर रचनाएं अभ्रंश भाषा में ही मिलती हैं। तो इसलिए बच्चन सिंह ने अभ्रंश भाषा की प्रधानता के कारण शायद बच्चन सिंह ने इसका नाम अभ्रंश काल दे दिया हो। दूसरा देखें उत्तर मध्य काल, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं। तो भक्ति काल में 2 ही चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं। भक्ति काल को ही स्वर्ण युग कहा गया, और किसने कहा है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। इस पर विस्तृत चर्चा जब भक्ति काल पढ़ेंगे तो बात करेंगे। लोक जागरण काल डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। मित्रों, अब आते हैं रीतिकाल पर। मैंने यहाँ पर रीतिकाल में क्या है, रीतिकाल मुख्य रूप से 4-5 नाम प्रसिद्ध हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। रीतिकाल में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रृंगार काल इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा था श्रृंगार काल किसने कहा रीतिकाल को, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। कला काल
रमाशंकर शुक्ल रसाल, और अंधकार काल भी इसको कहते हैं त्रिलोचन। दोस्त इसके बाद आधुनिक काल की बात कर ले तो आधुनिक काल को गद्य काल कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। वर्तमान काल अगर देखें तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो आप ये चीजें ध्यान में रखिए। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिनका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने हमारे वीडियो को कितने ध्यान से देखा। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या माना है? संपादित पुस्तक का नाम? डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन में छायावादोत्तर काल के बाद कौन कौन से कालों का उल्लेख किया है, उनका नाम बताइए आप। इसके अतिरिक्त मित्रों, बीज वपन काल आदिकाल को किस विद्वान ने कहा है, ये ध्यान रखिए और इसका उत्तर हमें बताइए। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए BHU Educate 24/7 में। आज का ये अध्याय समाप्त होता है। अगले हम आदिकाल में अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।